अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहूँगी हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके फेवरेट नावल अपना बनाने की एपिसोड 4 के साथ। इस नावल की आप अब तक 3 एपिसोड्स जो हैं वो रीड कर चुके होंगे और यकीनन एपिसोड 4 के मुंतज़िर होंगे। तो आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए मैं एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ, जिसका आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूला कीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 4। क्या तुम एक दिन के लिए मिसेस यूसुफ सफ़ीर बन सकती हो? उसने अपना सवाल दोहराया। मैं? अनाविया के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। मेरे ख्याल से इतना तो मैं कर सकती हूँ मिस्टर सफ़ीर। यूसुफ, तुम मुझे यूसुफ बुलाओगी? उसने तस्हीह की। ठीक है, अनाविया ने इस बात में सर हिलाया। तुम इस वक्त मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हो, यूसुफ ने संजीदगी से कहते हुए उसके दोनों हाथ चूम कर बारी बारी अपनी आंखों पर रखे, जिस पर अनाविया के गाल तमतमा उठे थे। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, अच्छी लड़की? उसने शगुफ्तगी से सवाल किया कि अनाविया के हामी भरने पर एक भारी बोझ सा उसके शानों पर से उतर सा गया था। एनी। वो अपना नाम लेते लेते अचानक से अपना घर वाला नाम भूल गई। 7 साल पहले उसकी माँ उसे एनी कहकर ही पुकारती थी। एनी, यूसुफ ने उसका नाम दोहराया। चलो एनी, अंदर चलते हैं, हमारे मेहमान इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गाड़ी से उतरा और अपना हाथ आगे फैलाया। अनाविया ने झिझकते हुए अपना मरमरी हाथ उसकी शफाफ चौड़ी मर्दाना हथेली पर रखा। वो उसे बड़े आराम से लिमुजिन से उतार चुका था। गाड़ी से उतरकर उसने अंदर रखा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता उठाकर अनाविया को पकड़ाया और ख़ुद अपनी टाई दुरुस्त करने लगा। वो खासा दराज कद का हामिल मर्द था। 5 फीट 5 इंच की अनाविया बमुश्किल उसके सीने तक आ रही थी। अंदर बहुत लोग होंगे, अनाविया को अचानक ही अपने हुलिये का ख्याल आया। अंदर बहुत लोग होंगे, अनाविया को अचानक ही अपने हुलिये का ख्याल आया। 2 मिनट रुकिए प्लीज़, उसने यूसुफ से कहा तो वो इस बात में सर हिलाता रुक गया। अनाविया ने जल्दी से अपना बैग खोलकर ब्रश निकालकर अपने लंबे सुनहरी लच्छेदार बालों को सेट किया। पर्स में से लिपस्टिक निकाल कर लगाई और अपना स्कार्फ उठाकर अरबी अंदाज में चेहरे के गिर्द लपेटा। परफेक्ट, उसे देखकर बेख्तियार यूसुफ के लबों से निकला था। एनी, चलो अब अंदर चलते हैं। उसने नरमी से उसका हाथ थामा। ये लड़की तो बस ज़रा सी लिपस्टिक और उसके लम्स से ही सुर्ख पड़ती जगमगा उठी थी, जैसे वाकई उसकी दुल्हन हो। वो सुकून से उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए फूलों से सजी राहदारी से गुजरता एक बड़े से हॉल नुमा कमरे के बाहर आकर रुका। अंदर से म्यूज़िक की, शीशे के बर्तनों की और लोगों के हंसने बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। तैयार हो? यूसुफ ने उसे देखा तो वो इस बात में सर हिला गई, जिस पर यूसुफ ने उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत की और उसे अपने हसार में लिए एक नए नवेले कपल की तरह अंदर कदम रखा। पूरा हॉल सजा हुआ था। मरहबा मरहबा, दुल्हा दुल्हन आ गए, माशाअल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। सब उन दोनों को सराहा रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे थे। एक लम्हे को तो अनाविया को लगा कि वो वाकई यूसुफ की दुल्हन है। यूसुफ उसे अपने साथ लिए अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों से मिल रहा था और दादी की तो खुशी का कोई आलम ही नहीं था। बहू, आपको अपना रिसेप्शन कैसा लगा?
वो एक कोने में खड़ी थी। यूसुफ उसे छोड़कर कुछ बिजनेस एसोसिएट से मिल रहा था जब एक दरमियानी उम्र की शफीक सी खातून जो काफ़ी देर से मेहमानों की देखभाल कर रही थी दादी के साथ उसके पास आई। जी, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। वो नरमी से बोली कि बिलाशुबा ये हाई क्लास पार्टी बहुत बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज की गई थी। बहू, ये सुल्ताना है, यूसुफ की नैनी और इस घर की निगरान। दादी ने सुल्ताना का तारुफ करवाया तो अनाविया ने अदब से उन्हें सलाम किया। मैंने कहा था ना कि बहुत रख रखाव वाली ख़ानदानी लड़की है हमारी बहू। दादी और सुल्ताना दोनों ही उससे बहुत खुश थीं। लिस किधर है? दादी ने चारों तरफ देखते हुए सुल्ताना से सवाल किया। लिस मेरी बेटी है, अपनी छुट्टियों में अक्सर इधर आ जाती है। उसने ये पैलेस डेकोरेट करने में मेरी और यूसुफ की बहुत मदद की है। वो शहर में रहती है, आज उसका पेपर था वरना वो ज़रूर आती। सुल्ताना ने नरमी से उसे बताया। मैं अब तक इस पैलेस की देखभाल कर रही थी, पर बहू बेगम अब आप आ गई हैं। बस आप अपने हनीमून से वापस आ जाएं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जिम्मेदारियां आपको सौंप दूंगी। सुल्ताना बात कर रही थी और हनीमून का सुनकर अनाविया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। ये ख़वातीन न जाने क्या क्या सोचे हुए थी। वो दोनों बुज़ुर्ग ख़वातीन उसे घेरे में लिए मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थीं जब बावकार सा यूसुफ सफ़ीर उनके पास आया। क्या मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जा सकता हूँ? उसने अदब से इजाज़त मांगी तो दादी हंस पड़ी। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो केक काटना बाकी है। वो उन दोनों का हाथ थामे हॉल कमरे के सेंटर में आईं। सब मेहमान उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। सुल्ताना के इशारे पर बावर्दी स्टाफ ट्रॉली घसीटता हुआ आगे आया जिस पर 5 मंजिला केक रखा हुआ था जो बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। ये सब देखकर अनाविया के आसाब सर्द पड़ने लगे थे। वो स्ट्रेस में आ रही थी। यूसुफ ने संजीदगी से उसे देखते हुए उसका हाथ थामा और छुरी उठाकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए केक कट किया। सबने खूब तालियां बजाई थीं। अब दुल्हा अपनी दुल्हन को केक खिलाएगा। दादी ने हिदायत दी तो यूसुफ ने केक का एक छोटा सा पीस फोर्क से उठाकर अनाविया के मुंह के पास किया। एक लम्हे को उन दोनों की आंखें आपस में टकराई थीं। वो मकानकी अंदाज में अपने मुंह का छोटा सा दहाना खोलकर हल्का सा केक बाइट कर गई थी। दुल्हन, अब यही बचा हुआ केक तुम अपने दुल्हा को खिलाओ। दादी का फरमान जारी हुआ तो यूसुफ के हाथ से फोर्क थाम कर झिझकते हुए अनाविया ने केक का टुकड़ा उसकी सिमट बढ़ाया। वो खासा दराज कद मर्द था। उसने झुककर अनाविया का लरसता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके हाथ से केक खाकर सीधा हुआ। केक वाकई बहुत मज़े का था। यूसुफ ने अनाविया को देखते हुए सुल्ताना की बात का जवाब दिया और वो तो बस इस सारी सूरत हाल में खुद को संभालने की कोशिशों में लगी हुई थी। केक कटने के बाद खाना खोल दिया गया था। सब मेहमान हंसते बोलते हुए खाना खा रहे थे। बहू, इधर आओ। दादी ने अपनी प्लेट साइड पर रखकर अनाविया को पुकारा जो गायब दिमागी से अपनी प्लेट में रखे चावलों को चम्मच से हिला रही थी। मेरा बच्चा, तुम मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो। ऐसा करो, सुल्ताना के साथ अंदर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर तुमने निकलना भी है। दादी की बात सुनकर वो चौंक कर सीधी हुई। जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से अब हम दोनों को निकलना चाहिए। यूसुफ सफ़ीर ने अनाविया की तरफ देखते हुए कहा जो हवन्नकों की तरह कभी उसे और कभी दादी को देख रही थी। अब और किधर जाना था और क्यों? उसने सवालिया नज़रों से यूसुफ को देखा पर वो रुख बदलकर किसी दोस्त के सवाल का जवाब देने में मसरूफ़ हो गया था।
चलिए बहू बेगम। सुल्ताना ने उसके बाजू पे हाथ रखा तो वो खड़ी हो गई। सुल्ताना एक लंबी राहदारी से गुजरती हुई उसे एक बड़े से कमरे में लाई। ये हल्के सब्ज और रस्ट कलर के कॉम्बिनेशन में खासा शहाना कमरा था। उसके वस्त में किंग साइज ड्रास का बेड, साइड लैंप, बड़ी सी खिड़कियों पर रस्ट कलर के पर्दे और बड़ा सा फानूस। अनाविया खुद एक बड़े शाही घराने से थी, पर यह कमरा तो उसके कमरे से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शहाना था। ये यूसुफ सफ़ीर बे का कमरा है, सुल्ताना ने बताया, और अब आपका भी। सुल्ताना ने पर्दे बराबर करके उसे वॉशरूम का रास्ता बताया। बहू बेगम, आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं तब तक यहीं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। सुल्ताना कमरे में कोने पर बने लिविंग रूम स्टाइल सोफ़ा सेट पर एक सोफ़ा मुंतखब करके बैठ गई। वॉशरूम में दाखिल होकर अनाविया ने ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर खुद को ताज़ा दम किया। थकन और नींद से उसका बुरा हाल था। 24 घंटे से जायद हो चुके थे सफ़र करते हुए। वो बाहर निकली तो सुल्ताना खड़ी हो गई। बहू बेगम, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लें आप। हमें आपकी आमद का कल ही पता चला। वक्त बहुत कम था, लेकिन आपके हनीमून से लौटने से कबल आपकी इधर वार्डरोब, मेकअप, शूज़, हर तरह की ज़रूरत का सामान मुहैया कर दिया जाएगा। सुल्ताना की बात सुनकर अनाविया ने खामोशी से अपना पर्स खोलकर लिपस्टिक निकाल कर लगाई और स्कार्फ उतार कर ब्रश से अपने सुनहरे लच्छेदार बालों को खोलकर ब्रश किया। उसके बाल कुदरती सुनहरे, घने, कमर से थोड़ा ऊपर तक थे, बिल्कुल सीधे, मगर नीचे से कुदरती घुंघराले थे। माशाअल्लाह, सुल्ताना की आंखों में सताइश उतरी। तभी बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला। दादी अंदर दाखिल हुई। उनके साथ एक मुलाजिमा थी, जिसके हाथ में पकड़ी ट्रे में दूध का गिलास रखा था, जिसमें पिस्ते बादाम छिड़के हुए थे। यहाँ रख दो। मुलाजमा से ट्रे साइड मेज पर रखवा कर उसे जाने का इशारा किया। बहू, इधर आओ। दादी ने उसे अपने पास बुलाया। सुनहरी आंखों, सुनहरे बालों वाली वो शहजादियों की सी तमकीनत की मालिक अरबी नस्ल लड़की उन्हें बहुत भाई थी। ये दूध पियो। उन्होंने दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो ख्वाहिश ना होते भी सिर्फ उनके एहतराम में वो गिलास थाम कर लबों से लगा गई। तुम्हारी तबीयत खराब है, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? दादी ने शफकत से पूछा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बहू, तुम यूसुफ को नहीं बताना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो तुम्हारे साथ एक अच्छा क्वालिटी वक्त गुजारने का हक रखता है। जानती हो, आज से 4 साल कबल उसके माँ बाप, मेरे बेटे और बहू का एक प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया था। उनके बूढ़े चेहरे पर उदासी उतर आई थी, आंखें गमगीन हो गई थीं। 4 साल पहले लगा कि सब खत्म हो गया है, पर यूसुफ ने हिम्मत की और मेरा पोता 4 साल से दिन रात का फर्क भुलाए सिर्फ काम ही काम किए जा रहा है। मुझे तो लगता था कि ये अब कभी खुद को रोकेगा नहीं, उन खुशियों के लिए खुद को सेटल नहीं करेगा जिनका वो हकदार है, बस भागते दौड़ते ज़िंदगी गुजार देगा। पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हैं। मेरे पास तो वैसे भी अब उम्र की नकदी कम ही है, बस दुआ ये है कि जाने से पहले अपने पड़पोते या पड़पोती को ज़रूर देख लूँ। उनके लबों पर शफीक सी मुस्कुराहट थी। बोलो बहू, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? वो अनाविया को आस भरी नज़रों से देख रही थी, जिसका चेहरा उनकी बात सुनकर सुर्ख पड़ गया था। दादी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप अपना ख्याल रखें, ऐसा मत सोचा करें। अनाविया ने उनका हाथ थाम कर तसल्ली दी, पर अंदर ही अंदर वो ठीक ठाक स्ट्रेस में आ चुकी थी। बहू, दादी उठी और अनाविया को खड़ा करके अपने सीने से लगाया। अब तुम आ गई हो, मुझे यकीन है कि ये घर
बच्चों की कलकारियों से गूंजने लगेगा और मेरा यूसुफ भी एक अच्छी पुरमसरत ज़िंदगी गुजारेगा। बस तुम उसका बहुत ख्याल रखना, उसे खूब प्यार देना और तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। वो उनके सीने से लगी उनकी बातें सुनते हुए शर्मिंदा हो रही थी। इतनी अच्छी खातून को यूं धोखा देना, अनाविया का दिल डूब सा रहा था। क्या वो ये ठीक कर रही थी? अब उसका दिमाग उलझने लगा था। कल जब हकीकत आया होती तो फिर दादी का भरोसा, मान, ख्वाहिशें, ख्वाब सब टूट कर बिखर जाने थे। वो दादी के सीने से लगी हुई थी जब यूसुफ सफ़ीर अपने कमरे में दाखिल हुआ और उन दोनों को यूं एक साथ देखकर ठठक कर रुका। एनी, आप तैयार हैं चलने के लिए? उसने संजीदगी से पूछा। खानम, बच्चों के जाने का वक्त हो गया है। सुल्ताना अदब से अजरा खानम के नज़दीक आकर बोली। चलो बच्चों, दादी ने अनाविया को खुद से अलग किया। मैं बाहर मिलती हूँ तुम दोनों से। वो सुल्ताना के साथ बाहर निकल गई। उनके जाते ही यूसुफ ने अनाविया का हाथ थामा और उसे साथ लिए अलग रास्ते से इस पैलेस के दूसरे हिस्से की तरफ आया, जो समंदर की तरफ खुलता था। सारे मेहमान भी उन्हें खुदा हाफिज कहने वहीं मौजूद थे। वो अनाविया का हाथ पकड़े सबको व्यू करता हुआ लकड़ी के तख्त पर चलता हुआ समंदर किनारे पहुंचा, जहां छोटा सा प्राइवेट प्लेन पानी में खड़ा था। वो पलटा, उसने हाथ हिलाकर एक बार फिर सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अनाविया को साथ लिए उस छोटे से जहाज में दाखिल हो गया। अब किधर जाना है? अनाविया ने सीट पर बैठते हुए सवाल किया, पर वो जवाब दिए बिना उसकी सिमत झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद करने लगा। वो खुद इस छोटी सी प्लेन का पायलट था। अनाविया की बेल्ट बांधकर उसने खुद को पायलट सीट पर सेट किया और बारी बारी जहाज के बटन दबाकर उसे स्टार्ट करने लगा। अनाविया ने गौर किया कि उसका बैग भी यहाँ मौजूद था। पानी का एक चक्कर लगाकर वो जहाज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हवा में उठने लगा था। तुम्हें किधर ड्रॉप करूं? आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर उसने संजीदगी से अनाविया से सवाल किया। मैं? वो सोच में पड़ गई। इतना क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मंजिल क्या है? यूसुफ ने संजीदगी से उसे देखा। आप मुझे किसी भी नज़दीकी शहर में उतार दें, मुझे अभी मेरी कोई मंजिल नहीं है। वो सोचती हुई बोली। उसकी बात सुनकर यूसुफ सफ़ीर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली थी। क्या कोई तुम्हारे लिए ये सोचकर परेशान नहीं होगा कि तुम इस वक्त किधर हो? यूसुफ सफ़ीर का सवाल सुनकर अनाविया का दिमाग दुबई में चला गया था। उसके डैडी और फ्योंसी को अब तक उसके खत भी मिल चुके होंगे। सेल फोन तो वो पहले ही अपने पेंट हाउस में छोड़ आई थी कि उसे ट्रेस ना किया जा सके। लड़की, तुम बार बार क्या सोचने लगती हो? यूसुफ ने उसे टोका। नहीं, मेरा मतलब मेरे लिए परेशान होने के लिए कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एक लम्हे को यूसुफ खामोश हो गया था। इतनी प्यारी खुश शक्ल लड़की और यतीम बेसहारा। उसका दिमाग उलझा, पर वो बात बदल गया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी मदद की, वरना जो सूरत हाल थी, मुझे डर था कि कहीं तुम भी इनकार ना कर दो। आपने जो भी किया वो ठीक नहीं था। आपको चाहिए था कि आप अपनी दादी को सब सच सच बता देते। अनाविया ने संजीदगी से अपने दिल की बात कही। सच सच बता देता? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे एक झूठ ने कितने लोगों को खुश कर दिया? वो अब्रू उचका कर बोला। आज आपने लोगों को खुश कर दिया, मगर कल क्या होगा जब आपकी दादी को सच्चाई का पता चलेगा? तो आपने कभी सोचा है उनका दिल कितनी बुरी तरह से टूटेगा? वो उसकी सिमत रुख किए संजीदगी से इस्तफसार कर रही थी। उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। वो बड़े वसूख से बोला। कैसे? आप ये सब झूठ कैसे मैनेज करेंगे? अनाविया ने हैरत से उसे देखा। मैं उन्हें कह दूंगा कि ये शादी
एक जल्दबाजी का फैसला था, एक गलती थी जिसका एहसास होते ही हम दोनों अलग हो गए। वो तो सब तय किए बैठा था। कुछ देर के लिए प्लेन में खामोशी सी छा गई। अनामिया चाहकर भी उसे ये ना बता सकी कि तुम्हारी बूढ़ी दादी तुम्हारे बच्चों को देखने की आस में जी रही हैं। मेरी दादी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी हुई है। उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं सब जानता हूँ। उनके लिए डॉक्टर्स इलाज सब करवा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ला इल्म रखने में खुश हैं, तो मैं भी इस तरह शो करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। वो रुका, जबकि अनाफिया तो उन शफीक बुजुर्ग खातून की बीमारी के बारे में जानकर ही दहल कर रह गई थी। मैं और नेहर पुराने दोस्त हैं। दादी भी ये बात जानती हैं। उस रात नेहर मुझसे मिलने होटल आई हुई थी। हम दोनों को एक साथ अपने पुराने दोस्त की शादी में जाना था। मैं वॉशरूम में था जब दादी की कॉल आई और नेहर ने उन्हें बताया कि हम दोनों अपनी शादी के लिए निकल रहे हैं, और ये बात उसने मुझे नहीं बताई। यूसुफ ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे लिस की कॉल आई। वो मुझसे रिसेप्शन में ना आने की मौजरत कर रही थी। यूँ मुझे पता चला कि यहाँ तो दादी ने उस घटिया मजाक को सच समझकर पूरी दावती शेराज का इंतज़ाम कर लिया है। टर्मिनल से बाहर निकला तो मुझे मेरा ड्राइवर बुराक मिला, जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उससे मुझे सारी सूरत हाल का मज़ीद पता चला। मैं बहुत परेशान था। मुझे डर था कि कहीं दादी की तबीयत ये जानकर कि ये सब एक झूठ था ख़राब ना हो जाए, पर अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया। वो आखिर में मुस्कुराया। चलें, अगर मेरी वजह से आपकी कोई वाकई मदद हुई है तो मुझे बहुत खुशी है। बस कोशिश कीजिएगा कि आपकी दादी का दिल ना टूटे। उन्हें प्यार से सब समझा दीजिएगा। अनाविया ने नरमी से कहा, तुम्हें पता है तुम एक बहुत अच्छे दिल की नाइस लड़की हो। यूसुफ ने खुले दिल से उसे सराहा था और वो खामोश होकर रह गई थी। जारी है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड, और अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या यूसुफ, सफ़ीर बे और अनाफिया का सफ़र यहीं तक था, या वो आगे भी एक दूसरे के साथ इस सफ़र में हम सफ़र होंगे? ये सब जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एपिसोड 5 का, जो इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।